गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ और आपका रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताया था। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की केवल डेफिनेशन बताई थी, उसके फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो आज अपन बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, उसके आगे अपन पढ़ेंगे। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपकी डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ electron in a conductor after application of electric field or potential difference is known as ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है कि आपका क्या है, आपने क्या किया, कोई कंडक्टर है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वीडी। इसको किससे नोट करते हैं, वीडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप अपन बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला अपन डेराइव कर लेते हैं। तो लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section capital A having small n number of electron per unit volume across which a battery of voltage V is applied so that current I is flowing in it। हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। तो एक कंडक्टर लिया हमने जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितने हैं, स्मॉल n है, और इसके अक्रॉस क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं जिसका वोल्टेज कितना है, V वोल्ट है। ठीक है, तो ये लगाने के बाद नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो E बराबर क्या होता है, V अपॉन L। आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं बिल्कुल याद से उसको पढ़ लेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पढ़ाया है। तो मैंने वहां बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। तो E बराबर V अपॉन L पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। नाउ ये हो गया। So force acting on इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, तो F बराबर आप अच्छे जानते हो QE। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है,
स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्मॉल ई हो जाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अपन बात करते हैं तो F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एम ए बराबर ई इंटू ई। तो आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ई अपॉन एम। ये आपका एक्सीलरेशन हो जाता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या हो गया, ई इंटू ई अपॉन एम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v की जगह आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जाएगी। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 0। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 प्लस ए की वैल्यू रख दो, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन एम। टी की जगह पर क्या आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ आ जाएगा। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीडी बराबर ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। अच्छा, ई की वैल्यू भी आप चाहो तो रख सकते हो। ई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वीडी बराबर ई वी टाउ अपॉन एम एल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखते हो तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लेंथ की क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इफ v इज कांस्टेंट, ठीक है, देन vd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और आपसे पूछी जाती है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे सोचेंगे सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फास्ट मूव करने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करने लगेंगे। तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई, नहीं, यही चीज आप क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। सर ये कैसे हुआ, अभी तो आपने बोला कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करने लगेंगे। फास्ट मूव करने से कुछ नहीं होता, उनकी एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, टाउ डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। कई बार आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, तो बच्चे अक्सर इसको गलत कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जबकि क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। हाँ, कई जगह पर क्या करते हैं, ये आपका कोलिजन के भी, जब कोलिजन होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कोलिजन के बाद आपकी वेलोसिटी ये हो जाती है, ठीक है। तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो इन दोनों का भी क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, यानी 0 प्लस वीडी बाय मतलब v बाय 2 कर लेते हैं। तो vd कई लोग क्या लिखते हैं, vd कई लोग लिखते हैं आपका ई वी टाउ अपॉन 2 ml, कई लोग कई बुकों में vd लिखते हैं। तो वो डिपेंड करता है बुक
टू बुक। एनसीईआरटी में जनरली यही यूज होता है, ठीक है। कुछ रेफरेंस बुक में आपको ये भी मिल सकता है, तो आपको इसको ध्यान देना रहेगा। तो अगर आपका ऑप्शन में ये और ये दोनों रहेंगे तो ज्यादा करेक्ट आपका ये वाला चला जाएगा, ठीक है। कुछ बुक में वो भी रहता है, या तो ये मिलेगा या वो मिलेगा। तो ये आपकी क्या हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। इसके बाद डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला जो डेरिवेशन आता है वो आप ध्यान से समझेंगे। क्या पूछा जाता है आपका, पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे कि आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो आपका जो अगली हेडिंग है वो है आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप अपना रिलेशन की बात कर रहे हैं किस किस के बीच में, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section capital A having small n number of electron per unit volume across which a battery of potential difference V is applied so that current I is flowing through it। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी हो गई L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया A, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितने हैं, स्मॉल n है। इसके अक्रॉस क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, कितने की, वोल्टेज V की, जिससे इसमें करंट I फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बराबर एरिया इंटू लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, बराबर स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो n बराबर स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं वो अगर चाहिए तो स्मॉल n का टोटल वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दो। टोटल वॉल्यूम आप निकाल चुके हो A इंटू L, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन कंडक्टर हो गए। तो अब अपन बात करते हैं चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो Q बराबर, अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने n, तो आपका टोटल जो चार्ज फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल N इंटू ई। तो आपका जो Q बराबर होगा कैपिटल N क्या है, स्मॉल n A L E।
ठीक है, ये आपका टोटल चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर हो गया। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई बराबर, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ए एल ई अपॉन टी। अच्छा, टी टाइम है उसको फ्लो होने के लिए, ठीक है, वेयर टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो आई बराबर एन ए एल ई अपॉन टी की, या फिर एल अपॉन टी को डायरेक्ट आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हो, एल अपॉन वी डी। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वी डी ऊपर पहुंच जाएगा। तो आई बराबर वी डी ई एन ए, ये याद रखना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, आई बराबर वी डी ई एन ए, वीणा। ठीक है, सरस्वती माता का बाद या जो सरस्वती माता बजाती है वो याद रखना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, वीणा। ठीक है, इसके साथ कभी कभार क्या होता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन नहीं पूछते, बल्कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछ लेते हैं। तो उस केस में आपको ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट, नाउ मत लिखना, वी नो दैट क्या जानते हो भैया, J बराबर आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। ठीक है, तो आपका J बराबर क्या हो जाएगा, आई की जगह पर वैल्यू रख दो वी डी ई एन ए अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल, तो J बराबर एन ई वी डी, ये आपका रिलेशन हो गया किसमें, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब एक चीज और याद रखना, क्या होता है, ये फॉर्मूला देख के कई लोग समझेंगे कि आपका जो करंट है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है और जे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक वायर है, उसका अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो करंट क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, जबकि करंट डेंसिटी अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो सर फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसलिए वो उसको बैलेंस कर देती है। तो ये, इससे आप ये रिलेशन मत निकालना कि अगर एरिया अलग होगा तो करंट अलग हो जाएगा, नहीं। आपका अगर एक वायर है तो उसमें थ्रू आउट एरिया ऐसे करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो ये रिलेशन हुआ है किसमें, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है, तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग याद रखना, मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो ये अपन ने अभी क्या देखा, रिलेशन देखा किसमें, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, या करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। अगला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है आपका, ओम्स लॉ। अब बात कर रहे हैं हम ओम्स लॉ। क्या बोलता है ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो वापस से रिवाइज कर लें। ओम्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट
फिजिकल कंडीशन, ठीक है। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन मतलब आपकी कंडक्टर का ना तो लेंथ चेंज होना चाहिए, ना एरिया चेंज होना चाहिए, ना शेप चेंज होना चाहिए, ना ही टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। आपका टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, शेप एज इट इज रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across it or potential drop across the conductor is directly proportional to current flowing थ्रू इट, ठीक है। यानी अगर अपन किसी कंडक्टर का शेप चेंज नहीं करते, टेम्परेचर चेंज नहीं करते, तो उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है उसके अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। यहां पर क्या हो जाएगा, V बराबर R I हो जाएगा, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as resistance of कंडक्टर। इसकी डेफिनेशन अपन बाद में देख लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ठीक है। तो R बराबर V अपॉन I हो तो गया, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि V और I इस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। आप V चेंज करोगे तो I चेंज होगा, R चेंज नहीं होगा। I चेंज करोगे तो V चेंज होगा, R चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर अब मैं ग्राफ बनाता हूं किसमें, I वर्सेस V में, तो आपका क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और दूसरा अगर मैं ग्राफ बनाता हूं V वर्सेस I में, तो वो भी क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो सर ये दो ग्राफ आपने क्यों बताया, दो ग्राफ मैंने इसलिए बताया कि आपसे कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये ओम्स लॉ हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपके दो मटेरियल है, ये I वर्सेस V, दो मटेरियल है, एक A और एक B, एक A और एक B। पूछ रहा है रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। तो अगर I वर्सेस V है तो आपका R क्या है, V अपॉन I, तो जिसका I ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो आपको ऑब्वियस ही दिख रहा है I किस में ज्यादा है, V वाले में ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो RB लेस देन हो जाएगा RA, ठीक है। कई बार ये बोल देते हैं कि मटेरियल तो सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है, ये T1 और ये T2। तो कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस किसका कम है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, आपका A का ज्यादा है, तो आपका क्या हो जाएगा, T2 ग्रेटर देन T1। इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। दूसरा आपका अगर इस तरह से ये बना के देते हैं V और I, ये आपका A B, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें I कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और इसमें I ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो ये V ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा,
और इसमें V कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब करंट कम है तो इसका रेजिस्टेंस, करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसमें उल्टा कर दिया, सॉरी, इसमें करंट ज्यादा है, ठीक है, करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा देख लेते हैं। आपका आई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेजिस्टेंस। तो आई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, और आई कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, बी का रेजिस्टेंस कम होगा। इसमें क्या है कि इसमें आपका ये जो ए है वो नीचे, तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर करंट क्या है, ज्यादा है और वोल्टेज कम है, तो आपका करंट ज्यादा किसमें, ए में, तो करंट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर ए का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपका अगर टेम्परेचर लिखा होता है ये T1 और ये T2, तो ये भी आपका पलट जाता, T1 ज्यादा हो जाता और T2 क्या हो जाता, कम हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार ओम्स लॉ पर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपसे सीधा ओम्स लॉ पूछा जा रहा है तो सीधा ओम्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at constant physical condition the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across it, or potential drop across a conductor is directly proportional to current flowing through it। यानी जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इट्स यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, ओम, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका क्या होगा, वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml2t-3a-1, ठीक है, अपॉन में a। तो ये हो जाएगा आपका ml2t-3a-2, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ, ठीक है। अब आपका जो 12th क्लास, ये वही 10th क्लास में पूछा जाता था ओम्स लॉ, 12th क्लास में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है डेराइव द ओम्स लॉ या प्रूफ ओम्स लॉ बाय इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। आपका डेरिवेशन ओम्स लॉ का एक ही है, चाहे किसी भी नाम से आए, आपको यही करना है, दूसरा नहीं करना, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ का डेरिवेशन करना है तो क्या होगा, लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, having small n number of electron per unit volume, ठीक है, across which a battery of voltage V is applied so that current I is flowing in it, ठीक है। हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, स्मॉल n हैं, ठीक है।
इसके अक्रॉस क्या लगा रहे हैं, एक बैटरी लगा रहे हैं जिसका वोल्टेज कितना है, V वोल्ट है, ठीक है, ये बैटरी लगा दी और इससे करंट कितना फ्लो होने लगेगा, I, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, E बराबर V अपॉन एन, ये ऑलरेडी डेराइव करवा के बता चुका हूं, ठीक है। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, F बराबर E इंटू कैपिटल E, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, F बराबर ma, ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E, सॉरी ma बराबर E इंटू E, तो A बराबर E अपॉन m, ठीक है, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सही बात है, कर चुके हैं, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही निकाल रहा हूं, ठीक है। आपको जब बोर्ड में पूछा जाएगा तो आपको पूरा निकाल के बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला पता, हम डायरेक्ट कर देंगे। ओम्स लॉ का डेरिवेशन आएगा तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस at, ठीक है, यहाँ पर vd आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा e अपॉन m, t की जगह क्या हो जाएगा टाउ, तो vd बराबर क्या हो जाएगा e m अपॉन टाउ, ठीक है। अच्छा e की वैल्यू रख सकते हो, तो vd बराबर क्या हो जाएगा e v, ऊपर टाउ होगा नीचे m होगा, e v टाउ अपॉन एम एल, ये vd की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब वी नो दैट I बराबर वीणा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन डेवलप कर दिया, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ vd की वैल्यू रख देंगे, तो आपका I बराबर क्या हो जाएगा e v टाउ अपॉन एम एल इंटू ई एन ए, ठीक है। तो I बराबर एन ई स्क्वायर टाउ ए वी डी, सॉरी v अपॉन एम एल, ठीक है। अब इसको इधर ले जाते हैं, तो v बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई, ठीक है। अच्छा आप गौर से आप समझिए कि आप कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, तो लेंथ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टाउ भी कांस्टेंट है। आपका m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहता है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कंडक्टर के लिए फिक्स रहता है। तो ये पूरी चीजें क्या हो गई कांस्टेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा v बराबर r i, हेंस ओम्स लॉ इज प्रूफ। r बराबर क्या हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये याद रख लेना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस इन चीजों पर डिपेंड करता है, आपका v और i पर डिपेंड नहीं करता। तो हेंस ओम्स लॉ इज प्रूफ। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है किस पे, आपका इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसमें n नहीं देते आपको, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिया जाता, तो फिर क्या दिया जाता है, डेंसिटी दी जाती है, मेटल की डेंसिटी। तो डेंसिटी से n कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको डेंसिटी से नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें क्या करेंगे, W अपॉन m v, यानी आपका नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम
क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो उसके बाद अपन क्या निकालते हैं इसमें, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर, एक मोल में कितने एटम होते हैं, अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, यानी स्मॉल n चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी का पता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका ये नंबर ऑफ एटम है, तो रो अपॉन एम एन ए इंटू वैलेंसी। तो ये आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दे देंगे, मेटल का नाम दे देंगे, तो डेंसिटी में मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड करेंगे, फिर अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। और वैलेंसी, जैसे जिंक है तो जिंक की वैलेंसी 2, आपका आयरन है, आयरन की वैलेंसी 2, कॉपर की वैलेंसी भी 2 होती है। तो आपको वैलेंसी पता चल जाएगी। सिल्वर होता तो वैलेंसी 1 हो जाता है, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3 हो जाती। तो आप वैलेंसी का मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हो। फिर इसको आप न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला, फिर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ओम्स लॉ का डेरिवेशन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और उसका न्यूमेरिकल में किस तरह से यूज करेंगे। हाँ, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे आप, एक तो इस पर, एक इस पर। ठीक है, तो ओम्स लॉ पर और इन पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, चैट के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप मेरे से बिना रुके, बिना झिझके कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।